हेलो एवरीबॉडी। एग्ज़ाम इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कारक की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण सहित पूरे संपूर्ण विश्लेषण को जानेंगे। ठीक है, आज हिंदी ग्रामर का ये पहला क्लास है और इस तरह से हम हिंदी ग्रामर में जितने भी टॉपिक आते रहते हैं, जितने भी टॉपिक आएंगे सभी पे हम बारी बारी से क्लास लेते रहेंगे, उनका वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम कारक को लेने वाले हैं। कारक की परिभाषा देखेंगे, उनके भेद देखेंगे और उनके उदाहरण सहित उनको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कि कारक कौन से हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, कौन कौन से उनके भेद होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से एक बार ध्यान से देखिएगा। बाकी मेरा काम होगा कि मैं आपको कैसे इसको समझाता हूँ और कैसे इसको आपके दिमाग में बैठाता हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी या फिर एसएससी, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, इससे हिंदी से रिलेटेड ये बेसिक है हिंदी का और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आप इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं एसएससी कर रहा हूँ या फिर जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछती रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करना चाहते हैं और इस क्लास में हम कारक की परिभाषा, भेद और उनके उदाहरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूरे विस्तार से करेंगे। बाकी आपका काम होगा कि आप इसे कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। ठीक है, तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ, ठीक है, उसके संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो ये कारक की परिभाषा हो गई। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो उदाहरण है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या है? राम ने, तो राम ने या ये संज्ञा हो गया। ठीक है, ये रावण हो गया, संज्ञा ये भी है, और मारा ये हो गया क्रिया। ठीक है, और इसमें आपको जो कारक दिख रहा है वो है को। ठीक है, तो इससे राम ने रावण को मारा में को जो है ये कारक है। मोहन कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पर, इसमें जो है पर कारक है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः को, पर शब्द कारक हैं। ठीक है, इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में आप कारक की परिभाषा के अंतर्गत आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कारक किसे कहते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको व्यवहारिक एक आध उदाहरण और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज मैंने ये वीडियो, ठीक है, व्याकरण पर बनाया। ठीक है, तो व्याकरण पर जो है ये कारक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं कि मैंने आज 2 किलो मिठाई बांटी। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक हो गया। जैसे कि ये कह सकते हैं कि आज मोहन ने सोहन को 2 किलो मिठाई दी, तो सोहन को जो है वो कारक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कारक के भेद। ठीक है,
अब किसी भी उदाहरण को लगा के अभी आगे आपको विस्तृत रूप में, मैं अभी क्लास शुरू हुई है, मैं आपको विस्तृत तरीके से आगे समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो कारक के भेद देख लेते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। इन कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इन कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित है। कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक के अपने चिन्ह होते हैं और उन्हें विभक्ति भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है कर्ता। ठीक है, इसका चिन्ह होता है ने और इसकी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, दूसरा है कर्म और इसका चिन्ह है को। जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो ने और को दोनों कारक है। इसमें द्वितीय विभक्ति है कारण, करण, कर्ता ने, इसका चिन्ह है ने। कर्म, इसका चिन्ह है को। करण, तीसरा है करण, करण कारक है, इसका चिन्ह है से, के द्वारा। ठीक है, से और के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। संपदान, इसका चिन्ह है के लिए और को, ये चतुर्थ विभक्ति है। अपादान, इसका चिन्ह है से, अलग होना। ठीक है, से अलग होना। ठीक है, ये पंचमा विभक्ति है। संबंध, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण, मैं, पर। ठीक है, अधिकरण का चिन्ह है मैं, पर, ये सप्तमा विभक्ति है। संबंध है, अगला है संबंध हो चुका। अधिकरण में, पर, ये सप्तमा विभक्ति है। और 8वां है संबोधन, हे, रे, अरे, ओ। ठीक है, हे, रे, अरे, ओ। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में क्लासों में अक्सर इसको याद कर रखा था। किस तरह से, एक तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने संबंध का की के रा रे रे अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे हो। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने संबंध का की के रा रे रे अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे ओ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कारक के 8 भेदों को और उनके चिन्हों को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। ठीक है, प्रथम है कर्ता कारक, चिन्ह है ने। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरण है राम ने पत्र लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कर्ता कारक है, इसका चिन्ह है ने। ठीक है, चिन्ह है ने और ये कहाँ आया है? ने। ठीक है, ने आया है। और आपकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, ठीक है, उसे कर्ता कहते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्ता राम है और इसका चिन्ह है ने। ठीक है, तो यानी कि राम ने, तो इसका चिन्ह है ने और इसमें कर्ता है राम। इस वाक्य में लिखा क्रिया है। ठीक है, कर्ता राम है और लिखा जो है वो क्रिया है। प्रश्न उठता है कि पत्र लिखने की क्रिया किसने की? तो उत्तर है राम ने। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, इस तरह राम लिखा क्रिया को करने वाला कर्ता है। ठीक है, तो पत्र राम ने लिखा है तो वो कर्ता है।
ठीक है। इसी प्रकार सिपाही ने चोर को पकड़ा। अन्य उदाहरण देख लीजिए। राम ने रावण को मारा, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब इन सब में आप अपने नोट्स पे ट्राई कीजिए और इसको विच्छेदित कीजिए कि इसमें कौन सा कर्ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक इसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह है को। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण है राम ने रावण को मारा। अब इसको देख लेते हैं। इस वाक्य में राम कर्ता द्वारा किए गए कार्य, राम कौन सा कार्य कर रहा है? तो मार रहा है रावण को। ठीक है, का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण को यह कर्म कारक है। ठीक है, इसी प्रकार रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, तो इसमें मोहन को हो जाएगा। पिताजी पुस्तक ले आए, राजू बाजार गया है, राम पुस्तक लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्म कारक को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है करण कारक, चिन्ह है से। करण कारक का चिन्ह है से। ठीक है, परिभाषा इसकी हो जाएगी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, क्या है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, यानी कि कार्य करता है, जो कर्ता होता है। जैसे कि मैं हूं, तो मैं कर्ता हो गया। ठीक है, अब जिसकी सहायता से मैं कार्य करूंगा, ठीक है, वह करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कलम से, ठीक है, कलम से पत्र लिखा। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, राम ने कलम से पत्र लिखा। तो जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, ठीक है, तो मैं कर्ता हो गया, मैं कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, मैं कर्ता हो गया। ठीक है, और कर्म क्या हो गया? पत्र लिखना। ये कर्म कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। और इसमें करण हो जाएगा जिसकी सहायता से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कलम से। तो कलम की सहायता से मैं पत्र लिख रहा हूँ, अर्थात कलम जो है लिखने का साधन है, अतः कलम करण कारक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सीता चाकू से फल काटती है। ठीक है, तो चाकू से, इसमें हो जाएगा चाकू से। मोहन लाठी से कुत्ते को मारता है, तो इसमें हो जाएगा लाठी से। राजेश गेंद से खेलता है, इसमें हो जाएगा गेंद से। ठीक है, तो इस तरह से करण कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चिन्ह है को के लिए। चिन्ह है को और के लिए, दो चिन्ह है इसके। कौन कौन से? एक तो है को और दूसरा है के लिए। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, क्या है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, ठीक है, जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। ठीक है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। तो इसमें चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। ठीक है, बच्चों के लिए दाना लाती है। तो इसमें चिड़िया जो कि कर्ता है, दाना लाने की क्रिया कर रही है। ठीक है, दाना लाने का काम कर रही है। इसके लिए यह क्रिया की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? बच्चों के लिए दाना ला रही है। अतः बच्चों के लिए जो है वह संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, चिड़िया जो है वो कर्ता है। ठीक है,
यानी कि मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कर्ता हो गया। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मिठाई ला रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्रिया हो गया। और किसके लिए लेके आ रहा हूँ, तो बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए जो है वह संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये संप्रदान कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। राजेश मोहन के लिए आम लाया है। राजू पूजा के लिए पुष्प लाया है। सीता रेणु के लिए चाय लाई है। रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया है। ठीक है, इस तरह से आप इनको अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपादान कारक। ठीक है, जिससे किसी वस्तु को अलग होना गया ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी वस्तु का अलग होना गया ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। राम पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, राम पेड़ से गिर पड़ा। तो इस उदाहरण में राम जो है वो गिर पड़ा है। कहाँ से गिर पड़ा, पेड़ से। ठीक है, तो राम जो है, जो कि एक कर्ता है, वो गिर पड़ा। ठीक है, तो कहाँ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, तो इसमें पेड़ से जो है वह अपादान कारक है। ठीक है, पेड़ से अपादान कारक है। राम पेड़ से गिर पड़ा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। राजू बस से कूद पड़ा। चिड़िया पिंजड़े में उड़ गई। छात्र विद्यालय से चले गए। ठीक है, इस तरह से अन्य उदाहरण की मदद से आप अपादान कारक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है लग रहा है। हद है यार।